Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, विनायक कोचिंग पलसाना में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से भारत के भौतिक प्रदेश का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लेके आए हैं। आज के चैप्टर में भारत का जो हिमालय प्रदेश आपने पहले पढ़ा था, उसके बाद में उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ये टॉपिक आपने काफ़ी बार राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा और इस चैप्टर को आज जो है भारत के भौतिक प्रदेश के माध्यम से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, ये जो राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इस प्रदेश के बारे में राजस्थान के संदर्भ में नई जानकारी लेंगे हम। केवल जानकारी जो है वो भारत के संदर्भ में लेंगे, बाकी आपको जानकारी जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी में मिल जाएगी इस राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। भाई राजस्थान जो है, देखो ये जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उत्तर जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका जो विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार जो है वो राजस्थान में मिलता है। मैंने पहले बताया था आपको, भाई जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था उस दौरान जो इसका टैथिस सागर का जो अवशेष था, हिमालय पर्वत के स्थान जो था, इससे टैथिस सागर का जो अवशेष है, ये अवशेष आज वर्तमान में जो आपका मरुस्थल है राजस्थान का, इस मरुस्थल को ही टैथिस सागर का अवशेष जो है वो माना जाता है। यहाँ आपने पढ़ा होगा भाई राजस्थान का जो मरुस्थल है, भाई इस मरुस्थल से पहले यहाँ पर क्या है, टैथिस सागर का जो समुद्री जल था वो लहराता था, लेकिन कालांतर में आपने पढ़ा है कि ये जो टैथिस सागर था वो जीवाश्म या अवशेष से अवसाद से भर जाता है और यहाँ पर क्या है, हिमालय पर्वत और शेष जो है वो आपके मरुस्थल के रूप में बनता है। आज पश्चिमी राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं वो इसी का आपका मरुस्थल का या टैथिस सागर का अवशेष जो है वो मानी जाती है। अब यहाँ देखो, एक मानचित्र के माध्यम से जो राजस्थान है, इस राजस्थान के भौतिक प्रदेश की एक बार चर्चा कर लेते हैं। भाई राजस्थान का विशेष कोई भौतिक प्रदेश नहीं पढ़ रहे हैं हम, राजस्थान का केवल जो आपका मरुस्थलीय प्रदेश है, इस मरुस्थलीय प्रदेश की जानकारी जो है वो देखते हैं आज, क्योंकि देखो भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, राजस्थान के भीतर ही इसका विस्तार मिलता है, इसीलिए इसको देख रहे हैं। देखो ये जो आपका अरावली पर्वत है, इसका विस्तार तो आपने देखा है कि ऐसे आपका अरावली पर्वत जो है वो राजस्थान में फैला हुआ है। और ये जो आपकी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, दोस्तों याद रखना, 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है, ये वर्षा रेखा संपूर्ण राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। एक तो हो गया पश्चिमी क्षेत्र, एक हो गया पूर्वी क्षेत्र। तो संपूर्ण राजस्थान को 50 सेंटीमीटर के आधार पर जो है वो विभाजित कर सकते हैं हम। इसके बाद में आपने पढ़ा है भाई ये जो आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है, देखो ये है आपका मरुस्थल, राजस्थान का जो मरुस्थल है, ये मरुस्थल जो है वो आपका ये आता है पार्ट पश्चिमी क्षेत्र का, अरावली का जो क्षेत्र है उसका पश्चिमी भाग। अब आपने पढ़ा है भाई अरावली पर्वत का जो पश्चिमी भाग है, आपको ये भी ध्यान रखना है, अरावली पर्वत का जो पश्चिमी भाग है ये वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश जो है ये वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, अरावली का पश्चिमी भाग। ठीक है। दूसरी बात आपने पढ़ी है भाई, इस मरुस्थल की बात करते हैं तो ये मरुस्थल राजस्थान में लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में इस मरुस्थल का जो विस्तार है वो राजस्थान के अंदर मिलता है। दूसरी चीज आपने पढ़ी है भाई, राजस्थान का लगभग 61.11% जो भाग है, इस भाग पर जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल का जो विस्तार है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 61.11% भाग पर जो है वो इस मरुस्थल का विस्तार मिलता है। मरुस्थल की बात करेंगे तो ये आपने पढ़ा है भाई, टैथिस सागर जो है, इस टैथिस सागर का जो अवशेष है, ये अवशेष इस मरुस्थल को माना जाता है। दूसरी चीज देखो यहाँ से आती है, आपने राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा, ये आती है आपकी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है ये इस पश्चिमी मरुस्थल को दो क्षेत्रों में बांटती है। ये तो हो गया आपका अर्धशुष्क मरुस्थल, याद रखना दोस्तों, ये भाग तो अर्धशुष्क मरुस्थल का आता है और ये भाग जो है ये शुष्क मरुस्थल का आता है। तो एक भाग तो हो गया शुष्क मरुस्थल का और एक भाग हो गया अर्धशुष्क मरुस्थल का। ठीक है। इसके बाद में आपने पढ़ा है
भाई राजस्थान, भाई इस ICR जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, जिसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली के अंदर है, स्थापना जो है वो 1929 में हुई थी। इस ICR के द्वारा राजस्थान के जो 12 जिले हैं, इन 12 जिलों को क्या है मरुस्थलीय क्षेत्रों में शामिल किया था। आज और भी थोड़े क्षेत्र जो है वो शामिल हो गए हैं, जैसे सिरोही वगैरह है, इनको भी शामिल कर लिया है, लेकिन फिर से 12 जिलों को ही इस ICR के द्वारा क्या है मरुस्थलीय क्षेत्र में शामिल किया था। और प्रमुख राजस्थान के मरुस्थलीय जो जिले हैं यदि उनकी बात करते हैं तो देखो जेबा बीजो, नागझू, चुस्सीजा है, पाली, ये राजस्थान के वो जिले हैं जिनको मरुस्थल में शामिल किया जाता है। एक तो हो गया जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, गंगानगर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, जालोर, हनुमानगढ़ और पाली, ये 12 जिले जो है इनको शामिल किया गया है आपके मरुस्थलीय प्रदेश में। लेकिन यदि मरुस्थल के विस्तार में राज्यों की बात करते हैं कि इस मरुस्थल का विस्तार जो है वो कौन कौन से राज्यों में है, तो एक तो राज्य आता है आपका कौन सा, गुजरात, एक आता है आपका राजस्थान, एक आता है आपका हरियाणा, थोड़ा बहुत हरियाणा का क्षेत्र भी शामिल है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है इसमें भी इसका विस्तार मिलता है। और इसके अलावा जो दक्षिणी पंजाब है, थोड़ा बहुत मामूली विस्तार अपवाद क्षेत्र के आधार पर इसका मिल जाता है। इन राज्यों के अंदर विशेष जो आपका ये मरुस्थल है, इस मरुस्थल का विस्तार मिलता है। दूसरी बात आपने पढ़ी है भाई मरुस्थलीय प्रदेश में जो वर्षा की बात करेंगे, देखो इधर जलवायु देखते हैं शॉर्ट में, यहाँ पर देखो यदि इस क्षेत्र की जलवायु देखते हैं, जलवायु की बात करते हैं इस उत्तर पश्चिमी मरुस्थल की, तो यहाँ पर देखो शुष्क जलवायु तो इस भाग में मिलती है। इस भाग की जलवायु की बात करेंगे तो अर्ध शुष्क जलवायु जो है वो इस भाग में मिलती है। वर्षा की बात करेंगे तो टोटल मरुस्थल में वर्षा होती है 20 से 50 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ टोटल वर्षा होती है, जिसमें 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा जो है वो तो होती है शुष्क प्रदेश के अंदर, और 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा जो है वो होती है आपकी क्या है इस अर्धशुष्क मरुस्थल में। अब काफ़ी किताबों में यहाँ 50 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन मैंने यहाँ क्यों बताया है 40, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। ये जो 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये आपकी अरावली के पश्चिमी क्षेत्र से होकर गुजरती है, और यही 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो इस मरुस्थल की पूर्वी सीमा बनाती है। इसके बाद में आपने पढ़ा है भाई यहाँ पर इस पश्चिमी राजस्थान की जो मुख्य अपन बात करेंगे नदी की बात करते हैं, पश्चिमी मरुस्थल की मुख्य नदी जो है वो किसको मानते हैं, लूणी नदी को माना जाता है। प्लस आपने पढ़ा है भाई लूणी नदी जो है वो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, और इस लूणी नदी का जो अपवाद क्षेत्र है वो पश्चिमी राजस्थान के जो 6 जिले हैं, इन 6 जिलों से आपकी जो लूणी नदी है ये प्रवाहित होती है, और एंड में कच्छ का रन जो है इस कच्छ के रन के अंदर विलीन हो जाती है। दूसरी बात, राजस्थान में लूणी नदी की लंबाई तो आपने काफ़ी बार राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ी होगी, 330 किलोमीटर जो है वो लूणी नदी की राजस्थान में लंबाई मिलती है टोटल। और इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी जो नहर है वो कौन सी है, तो आपको याद रखना है IGNP इंदिरा गांधी नहर जो है वो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नहर है, प्लस इसको पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा 1984 को भाई 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, तो कालांतर में 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम क्या रखा गया था, इंदिरा गांधी नहर। तो याद रखना इंदिरा गांधी नहर IGNP का पहले नाम राजस्थान नहर था, 2 नवंबर 1984 को इस नहर का नाम जो है वो IGNP इंदिरा गांधी नहर जो है वो रखा गया था। पश्चिमी राजस्थान का जो अमृत सरोवर जो है वो किसे कहते हैं, इस जवाई बांध जो है पाली के सुमेरपुर के अंदर जवाई नदी के ऊपर बना हुआ है, इसे पश्चिमी राजस्थान का क्या कहते हैं, अमृत सरोवर भी कहा जाता है। दोस्तों इसके बारे में देखते हैं भाई पश्चिमी राजस्थान का जो ये मरुस्थल है, हाँ इस मरुस्थल के अंदर जो वनस्पति मिलती है वो मिलती है आपकी जीरोफाइट। जीरोफाइट जो है ये वनस्पति इस पश्चिमी राजस्थान में मिलती है, जिसको अपन मरुद्भिद भी कह सकते हैं, अर्थात कांटेदार वन एवं घास के जो क्षेत्र है इनका विस्तार जो है वो आपके इस मरुस्थल में मिलता है। दूसरी बात यहाँ आपने पढ़ा होगा जो राजस्थान की भारत की सबसे जो आंतरिक अफवाह की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है आपकी घग्गर नदी, इस घग्गर नदी का अफवाह भी राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में मिलता है। प्लस आपने पढ़ा होगा जो पश्चिमी राजस्थान है इसमें लाठी सीरीज का नाम सुना है आपने, लाठी सीरीज जो है इस लाठी सीरीज के अंदर जो आपका इसमें मीठा पानी मिलता है, यहाँ पे सेवण घास भी उगती है। सेवण घास का जो वैज्ञानिक नाम है लिसियुरुस सिडुकम,
याद रखना दोस्तों, लीसेयूरुस सीडुकम, सीडुकम ये है सेवन घास का वैज्ञानिक नाम, जो इसी लाठी सीरीज के अंदर मिलती है। अब लाठी सीरीज का विस्तार कहाँ है? आपका जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य इस लाठी सीरीज का विस्तार मिलता है, जिसमें सेवन घास जो है वो मिलती है। आपने पढ़ा होगा सेवन घास जो है गोडावण पक्षी जो राज्य पक्षी है, इसकी शरण स्थली भी मानी जाती है, प्लस भेड़ों के लिए पर्याप्त घास, उपयुक्त घास मानी जाती है। अब एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों भाई, इस क्लास में थोड़ा सा मैं, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में आ रहा है तो इसको थोड़ा तेज ले रहा हूँ, ताकि आप ये मत समझना भाई गति चल रही है, क्योंकि आप राजस्थान का जब अपन जीके पढ़ रहे हैं तो राजस्थान जीके के अंदर तो लगभग जानकारी आपके पास में रहती है। इसीलिए क्या है कि इस चैप्टर को भाई ज़्यादा कम समय के अंदर जो है वो एक संक्षिप्त जानकारी जो है वो पूरी कर सके, इसीलिए इस चैप्टर को लिया है। दूसरी बात आपने पढ़ी है भाई, ये पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये किसका भाग माना जाता है, तो उस दौरान आपको याद रखना है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है ये ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल जो है, इस मरुस्थल का पूर्वी भाग जो है ये माना जाता है। ये सऊदी अरब से आपका जो सहारा मरुस्थल है वहाँ से स्टार्ट होता है, सहारा से इराक, ईरान, अब पाकिस्तान होता हुआ ये राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आता है, और इस मरुस्थल को पाकिस्तान में चेलिस्तान भी कहा जाता है, आपको पता है दोस्तों। तो इस प्रकार भारत का जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ठीक है, ये आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है इसका विस्तार मिलता है। यदि लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 300 किलोमीटर में चौड़ाई मिलती है राजस्थान के अंदर, और 640 किलोमीटर में इसकी क्या मिलती है? लंबाई। तो लंबाई तो इसकी कितनी है? 640, और चौड़ाई कितनी है? 300 किलोमीटर। जबकि ढलान की बात करेंगे तो उत्तर का क्षेत्र तो ऊंचा है, दक्षिण का क्षेत्र नीचा है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जो आपका मरुस्थल है, इस मरुस्थल का जो है वो राजस्थान में ढलान मिलता है। इसके अलावा इसका कुछ विस्तार जो है वो कच्छ का जो आपका रण क्षेत्र है, इस कच्छ के रण क्षेत्र में भी क्या है, इस मरुस्थल का जो विस्तार है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा भाई, राजस्थान का जो ये मरुस्थलीय प्रदेश है, इस मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जो खाद्यान्न फसलों की बात करेंगे तो मुख्यतः जो खरीफ की ऋतु है, खरीफ का ऋतु का मतलब क्या हो गया? वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु के दौरान यहाँ खरीफ की ऋतु के अंदर बाजरे की जो बुआई है वो मुख्यतः यहाँ की मुख्य फसल जो है वो बोई जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान में बाजरे की बुआई जो है वो ज़्यादा होती है। आपको ये भी ध्यान रखना है भाई, बाजरा जो है ये उष्ण कटिबंधीय पौधा है, अफ्रीका मूल का पौधा है, और बाजरे का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? पेनिसेटम टाइफोडी। याद रखना दोस्तों, पेनिसेटम टाइफोडी। पेनिसेटम टाइफोडी जो है ये बाजरे का वैज्ञानिक नाम जो है वो मिलता है। तो इस प्रकार राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल भारत का संदर्भ है वो राजस्थान के अंदर आता है। तो आपने पढ़ा है भाई, राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो तैतीस सागर का अवशेष मानते हैं। पश्चिमी राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं वो भी तैतीस सागर के अवशेष के रूप में आती है। विस्तार जो है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, इसके अलावा दक्षिणी कुछ आपका पंजाब भी शामिल होता है नदियों का पात क्षेत्र के आधार पे। इसके अलावा पश्चिमी मरुस्थल जो उत्तर प्रदेश है उसमें भी विस्तार मिलता है। राजस्थान के लगभग 61.11% भाग पे इसका विस्तार मिलता है, जबकि राजस्थान की 40% जनसंख्या इस मरुस्थल में निवास करती है। इसके अलावा विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल पूछ ले आपसे तो आपको राजस्थान का मरुस्थल ही, भारत का मरुस्थल जो है ये विश्व में सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल जो है वो माना जाता है। इसके बाद में आपने पढ़ा है कि लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इस मरुस्थल का विस्तार जो है वो राजस्थान में मिलता है, जबकि टोटल विस्तार की बात करते हैं तो 2 लाख से प्लस इस मरुस्थल का विस्तार जो है वो भारत में मिलता है। इसके बाद में आपने पढ़ा है लंबाई मरुस्थल की जो है वो 640 है, चौड़ाई जो है वो 300 किलोमीटर के मध्य फैली हुई है। इसके बाद में आपने पढ़ा ICR जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, जिसकी स्थापना जो है 1929 में हुई, प्रधान मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। इस संस्था के द्वारा राजस्थान के जो 12 जिले हैं इन जिलों को मुख्यतः आपके मरुस्थल में शामिल किया है, जिसमें जेबा, बीजो, नागझू, चुस्सी, जाहे, पाली, ये ऐसे 12 जिले हैं जो राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में शामिल किए जाते हैं। दूसरी बात आपने पढ़ी है भाई, इस पश्चिमी मरुस्थल की मुख्य नदी जो मानी जाती है वो है आपकी लूनी नदी, जिसकी राजस्थान में लंबाई जो है वो 330 किलोमीटर है, और
ये नदी जो है अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। एंड स्टॉपेज जो है वो इसका कहाँ पर है, आपके कच्छ के रण के अंदर है। राजस्थान के 6 जिलों से ये आपकी नदी जो है वो बहती है। दूसरी बात आपने पढ़ी है कि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, एक पूर्वी एक पश्चिमी। जबकि आपने पढ़ा है अरावली पर्वत जो है, इस अरावली पर्वत का वृष्टि छाया प्रदेश जो है राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल कहलाता है। दूसरी बात आपने पढ़ी है कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है मरुस्थल को 2 क्षेत्रों में बांटती है, एक शुष्क है एक अर्धशुष्क है। टोटल वर्षा की बात करेंगे तो मरुस्थल में 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जिसमें शुष्क के अंदर 50 सेंटीमीटर से कम होती है। अर्धशुष्क में शुष्क मरुस्थल में 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा, जबकि अर्धशुष्क की बात करेंगे तो 20 से 40 सेंटीमीटर, कुछ किताबों में 20 से 50 सेंटीमीटर के मध्य मिलती है। लेकिन 40 सेंटीमीटर वर्षा जो है ये वर्षा इस मरुस्थल की पूर्वी सीमा बनाती है, जो अरावली के निकटवर्ती क्षेत्रों से गुजरती है। इसीलिए 20 से 40 का आंसर भी काफी बार मिल जाता है। दूसरी बात आपने पढ़ी कि ये जो आपका मरुस्थल है ये किसका भाग माना जाता है, तो ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल का पूर्वी भाग मानते हैं, जो सहारा से प्रारंभ होता है, इराक ईरान होता हुआ पाकिस्तान होता हुआ भारत में प्रवेश करता है, जिसे भारत में आपका थार का मरुस्थल हो गया और पाकिस्तान में चेलिस्तान भी इस मरुस्थल को कहा जाता है। यहाँ पर आपने पढ़ा इस मरुस्थल में लाठी सीरीज जो है वो मिलती है। लाठी सीरीज मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में फैली हुई है। इस सीरीज के अंदर क्या है, कम वर्षा होने पर आसानी से सेवन घास उग जाती है। सेवन घास का वैज्ञानिक नाम पढ़ा आपने, लिसिरुस सीडुकम इसका वैज्ञानिक नाम है। गोडावण पक्षी जो राज्य पक्षी है इसकी शरण स्थली भी मानी जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, भेड़ों के लिए पर्याप्त मानी जाती है ये। इसके अलावा आपने पढ़ा है कि ये जो आपका पश्चिमी मरुस्थल है, इस पश्चिमी मरुस्थल के अंदर जो मारवाड़ का अमृत सरोवर है वो इसे जवाई बांध को कहते हैं, जो पाली के सुमेरपुर तहसील के अंदर पड़ता है। इस प्रकार राजस्थान का जो ये मरुस्थल है इसके बारे में आपने पढ़ा है, और ये भारत का उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है जो राजस्थान में इसका सर्वाधिक विस्तार मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को। अब यहाँ से चलते हैं हम उत्तर के विशाल मैदान में। दोस्तों ये ध्यान रखना कि ये जो आपका मरुस्थल है पहले उत्तर के विशाल मैदान में ही शामिल जो है वो होता था। अब यहाँ से उत्तर के विशाल मैदान की बात करते हैं। हाँ देखो, नेक्स्ट भौतिक प्रदेश की बात करें भारत के अंदर तो आता है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल जो मैदान है इस मैदान को देखते हैं दोस्तों। तो उत्तर का जो विशाल मैदान है इसकी चर्चा करते हैं। तो देखो, हिमालय पर्वत जो है ये तो आपका ऐसे अर्धचाप के रूप में रह जाता है। ये ऊपर आपका शिवालिका आ गया, ये लघु हिमालय है, ये महा हिमालय है, इसके अलावा ये आपका कराकोरम क्षेत्र है, ये क्षेत्र हो गया। और लास्ट स्टॉपेज जो है ये आपकी शिवालिका श्रेणी का हो गया। अब यहाँ से भाई ये एंड हो गया किसका, शिवालिका। शिवालिका श्रेणी का अंतिम स्टॉपेज हो गया। अब यहाँ से ये ऐसे विस्तार मिलता है, एक इसका क्षेत्र आपका गुजरात राज्य से होता हुआ ऐसे राजस्थान का, और प्लस पश्चिमी बंगाल का जो क्षेत्र है वो भी शामिल है यहाँ से थोड़ा भूग भाग। इसके अलावा फिर यहाँ से आपका जो असम राज्य है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र है वो शामिल हो गया। अब यहाँ बीच में गैप आ जाता है बांग्लादेश का, जिसको यहाँ आगे देखते हैं। ये आपका उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, ये भाग है आपका मैदानी। तो अब मैदान की बात करते हैं। पहली बात, ये जो आपका उत्तर का मैदान है, उत्तर का मैदान, इसकी औसत गहराई जो है वो 1000 से लेकर 2000 मीटर के मध्य इस उत्तर के विशाल मैदान की गहराई जो है वो मानी जाती है। यदि चौड़ाई की बात करते हैं, उत्तर के विशाल मैदान की चौड़ाई जो है वो 150 से लेकर 300 किलोमीटर के मध्य जो है वो इसकी चौड़ाई मानी जाती है। इसके अलावा आपने पढ़ा है भाई, इधर तो देखो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इस ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है, इधर जो है वो गंगा नदी जो है इसका क्षेत्र मिलता है। भाई इस मैदान का निर्माण जो है ये गंगा एवं उसकी, भाई गंगा का मुख्य मैदान मानते हैं। वैसे गंगा है, आपकी सिंधु है, एवं जो ब्रह्मपुत्र नदी है
इनकी सहायक नदी और इन नदियों के माध्यम से ही इस मैदानी भाग का जो निर्माण है ये हुआ है। अब यहां देखो भाई, प्रारंभ में इसके अवशेष की बात करते हैं। देखो, यदि इस मैदान का प्रारंभिक अवशेष देखते हैं तो प्रारंभिक अवशेष तैथिस सागर के रूप में इसका अवशेष जो है वो प्रारंभिक अवशेष रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी तो उसके किनारी क्षेत्र में गहरी घाटियां बन गई थी और उन्हीं घाटियों में हिमालय से आने वाली नदियां जो है वो अवसाद जमा करती रही, कालांतर में एक विशाल मैदान का निर्माण हो जाता है। अब देखो, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी और इधर आपका जो भारत का शेष मैदानी भाग है इसका यहां से विभाजन होता है, बीच में विभाजन हो गया और इस विभाजन को क्या कहते हैं? मालदा गैप। याद रखना दोस्तों, मालदा गैप जो है, इस मालदा गैप के माध्यम से आपका पूर्व का जो मैदानी क्षेत्र है वो मुख्य आपका उत्तर का मैदान जो है इस मैदान से पृथक होता है मालदा गैप के माध्यम से। इसे के बाद में देखें भाई, ये जो आपका मैदानी क्षेत्र है, गंगा का मैदान है, उत्तर का मैदान है, विश्व में देखो, संपूर्ण विश्व में कह दो या भारत में सबसे घना बसा हुआ जो क्षेत्र है ये है आपका उत्तर का मैदान। भारत में सबसे अधिक सड़क परिवहन का विकास भी यहीं हुआ है, सर्वाधिक अपन कहेंगे रेल परिवहन का विकास भी यहीं हुआ है। भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न फसलों का उत्पादन जो है वो भी इसी मैदानी क्षेत्र में होता है, ठीक है। लेकिन भारत के वन क्षेत्र जो है वो यहाँ कम मिलते हैं। भारत में खनिज संपदा जो है वो मैदान में कम मिलती है, ठीक है। अब इसके बाद में यदि इस मैदान का जो है वो विभाजन करते हैं तो देखो, सबसे पहले आपने ये पहला स्टॉपेज देखा था, शिवालिका श्रेणी का विस्तार जो है वो ये है लास्ट में, ये आपकी शिवालिका श्रेणी है, यहां से ले लेते हैं। ये तो हो गई शिवालिका। अब शिवालिका के दक्षिण के अंदर जो आपका मैदानी क्षेत्र है, इस मैदानी क्षेत्र का विस्तार मिलता है, जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है। उस पहले पार्ट को देखते हैं भाई, सबसे पहला पार्ट कौन सा आता है? ये लो, ये है सबसे पहला पार्ट इस मैदानी भाग का, ठीक है दोस्तों। ये पहला पार्ट आ रहा है मैदानी क्षेत्र का और इस प्रदेश का जो नाम है वो याद रखना है, वो है आपका भाबर प्रदेश। पहले जो मैदानी क्षेत्र का नाम होगा वो होगा आपका भाबर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। अब भाबर प्रदेश कौन सा है भाई? शिवालिका श्रेणी पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतों के निकटवर्ती जो इसका एंड स्टॉपेज है वहां पर ऊपर पत्थर वगैरह आके डल जाते हैं नीचे, तो वहां पर पथरीली कंकरीली मृदा जो है उसका विस्तार मिलता है। लगभग अपन कहेंगे ये विस्तार जो है लगभग 8 से लेकर 15 किलोमीटर की चौड़ाई में, 8 से लेकर 15 किलोमीटर की चौड़ाई में भाबर प्रदेश का विस्तार मिलता है। उत्तरी उत्तर में शिवालिक के दक्षिण के अंदर कह दो, इसमें पथरीली मृदा मिलती है। अब खूबी क्या है? हिमालय से जब नदियां आती है तो ये नदियां क्या है, इस मोटे मोटे जो पत्थर वगैरह होते हैं इनके आंतरिक भाग में चलती रहती है। तो आप ये कह सकते हो, क्वेश्चन आ गया कि हिमालय से आने वाली नदियां उत्तर के मैदान के जिस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो आंसर बताना है भाबर प्रदेश, जो 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर शिवालिका श्रेणी के दक्षिण में फैला हुआ है। अब भाबर प्रदेश के बाद में जो दूसरा केंद्र आता है वो केंद्र आता है आपका कौन सा? ये भाबर प्रदेश के बाद में दूसरा केंद्र हो गया इस मैदानी क्षेत्र का, और इस मैदानी भाग का जो नाम है वो है आपका क्या? तराई प्रदेश। तराई प्रदेश जो लगभग 15 से लेकर 30 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर फैला हुआ है। तो याद रखना दोस्तों, भाबर प्रदेश के दक्षिण में जो आता है भाग उसे कहते हैं तराई प्रदेश। अब तराई जो प्रदेश है, इस तराई प्रदेश की चौड़ाई हो गई 15 से 30 किलोमीटर। भाबर प्रदेश में जो नदियां विलुप्त हो जाती है वह नदियां क्या है, पुनः जो तराई प्रदेश है इस तराई प्रदेश में क्या है, प्रकट होती है। तो आप ये कह सकते हो कि नदियां पुनः प्रकट जो है भाबर के बाद में किस प्रदेश में होती है? तो तराई प्रदेश में। अब आपको पता है कि जब भाबर से नदियां पुनः ऊपर आ रही है, तराई प्रदेश में प्रकट हो रही है, तो उस दौरान अचानक जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है जिससे दलदलीय भागों का निर्माण होता है। तो तराई प्रदेश में दलदलीय क्षेत्रों का निर्माण जो है वो हो रहता है एक तो। दूसरी बात, इस तराई प्रदेश के अंदर जो पाताल तोड़ कुएं हैं
क्वेश्चन आ गया कि शिवालिका क्षेत्र का वह भाग या उत्तर के मैदान का वह भाग जहां पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तो आपको आंसर देना है तराई प्रदेश। इसी प्रदेश में पाताल तोड़ कुएं का विस्तार मिलता है। अब यहां से देखो दो क्षेत्र आते हैं, एक भाग तो बन गया कौन सा, हाँ नेक्स्ट जो प्रदेश आ रहा है ये नेक्स्ट भाग हो गया इसका मैदानी क्षेत्र का, और इस भाग का जो नाम है ये लेते हैं बांगर क्षेत्र। ये प्रदेश हो गया आपका बांगर प्रदेश। तीसरा, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है बांगर क्षेत्र। ठीक है, अब बांगर क्षेत्र किसे कहोगे, तीसरा पार्ट बांगर क्षेत्र। अब बांगर क्षेत्र का मतलब हो गया पुरानी जलोढ़ मृदा का मैदान। अपनी भाषा में डायरेक्ट कहते हैं इसको, तो आपको याद रखना है पुरानी जलोढ़ जो मृदा है, इस जलोढ़ मृदा के मैदान को ही बांगर क्षेत्र कहते हैं। अर्थात जिस मार्ग से नदी पहले बह रही थी उस मार्ग के अंदर क्या है कि अवसाद की मात्रा ज्यादा आ गई, तो जो मार्ग था वो मार्ग क्या है, साइडों के अंदर अवसाद जमा होता रहा निरंतर। जब पानी बाढ़ के माध्यम से पहले जहां फैल गया था वहां पर उपजाऊ मृदा बन गई, लेकिन कालांतर में उस क्षेत्र से नदी नहीं बह रही है, और जो पहले का बना हुआ मैदान था वह मैदान जो है किस नाम से जाना जाता है, बांगर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और चौथा जो अंतिम भाग मानते हैं इसे आपके उत्तर के विशाल मैदान का, ये चौथा जो अंतिम भाग है उत्तर के विशाल मैदान का, उसे कहते हैं, हाँ देखो एक तो हो गया भाबर प्रदेश, एक हो गया तराई प्रदेश, एक हो गया बांगर प्रदेश, और एक हो गया खादर प्रदेश। ये चौथा भाग है इसे उत्तर के विशाल मैदान का खादर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, खादर प्रदेश। अब खादर प्रदेश किसे कहोगे, खादर कहोगे कि नदियों के द्वारा जहां नवीनतम जलोढ़ मृदा बिछाई जाती है उस मृदा को खादर क्षेत्र कहते हैं। यह सबसे उपजाऊ मृदा भी है। यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष एक उपजाऊ मृदा की परत जो है वो इस खादर मृदा या खादर क्षेत्र में बिछाई जाती है। और इसीलिए ये चार भाग आपको याद रखने हैं, भाबर क्षेत्र, तराई प्रदेश, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। अब आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि पंजाब के अंदर 5 नदियां बहती है, उसका अपवा क्षेत्र जो है वहां पर जो खादर क्षेत्र मिलता है। पंजाब में जो उपजाऊ मृदा का क्षेत्र मिलता है उसे क्या कहते हैं, बेत कहा जाता है। खादर मृदा का जो क्षेत्र है उस खादर मृदा के क्षेत्र को पंजाब में क्या कहते हैं, बेत कहते हैं। दूसरी बात एक आती है रेह। देखो रेह भी यहां पंजाब में इसी मृदा का एक केंद्र है, लेकिन मृदा की परिभाषा डेफिनेशन जो है वो अलग होगी। क्या होगी, हाँ रेह का मतलब होता है कि जब निरंतर जो नदी बह रही है तो ऊपरी जो उपजाऊ मृदा है वो अपने यथा स्थान से हट जाती है, और जो कंकरीली मृदा बच जाती है नीचे, उस क्षेत्र को यहाँ रेह जो है ये कहा जाता है। प्लस अत्यधिक सिंचाई के कारण क्या होता है, मृदा के आंतरिक भाग में जो लवणीय तत्व होते हैं वो जल के साथ घुलकर क्या है ऊपर आ जाते हैं। जब जल सूख जाता है तो मृदा की ऊपरी परत पर एक लवण की चादर जमा हो जाती है। ठीक है, और वो चादर जब जमा होती है तो मृदा जो होती है वो अनुपजाऊ श्रेणी के अंदर जो है वो शामिल हो जाती है। ऐसी समस्या जो है उस समस्या को अपन क्या कह सकते हैं, सेम की समस्या राजस्थान के आईजीएनपी क्षेत्र में भी मिलती है। अत्यधिक सिंचित क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्या जो है वो देखने को मिलती है। दूसरी बात आपने देखी दोस्तों कि पंजाब जो हरियाणा है, पंजाब क्षेत्र है, यहाँ सिंचाई जो है वो नहरों के माध्यम से ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर इस प्रकार की समस्या है जो वो देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है, इस मैदान के बारे में आपने जो सामान्य जानकारी है वो ली है। अब यहाँ से आगे जो है, जो इस पार्ट के बारे में जो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार, वो देखते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।